हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लुसेंट जीके की निचोड़ की। ये आपका पार्ट 5 है। इसके पहले हमने इसके 4 पार्ट करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 4 पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो आपका एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आईबीपीएस हो, एसआई हो, पुलिस हो या फिर ग्रुप डी, कोई भी स्टेट लेवल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेली 5 करंट अफेयर से, उसके बाद आगे की आपकी क्वेश्चंस होती हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? कौन से व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? जेरेमी केसल, अजित निगम, आर्या प्रजापति या लूसो फेडरसन? तो सही जवाब है आपका, अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है, हाल ही में भारत में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के शिकायत अधिकारी पद से धर्मेंद्र चतुर, आपको याद रखना है किसने इस्तीफा दिया, तो धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दिया। इसके बाद ट्विटर इंडिया ने अपने ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसल को यह शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। आपको मैं बता दूं, 25 मई 2021 से भारत में लागू नए आईटी नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनी को यूजर या पीड़ितों की शिकायत का समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जरूरी है। इसी के लिए नया शिकायत अधिकारी बने हैं जेरेमी केसल। पहले कौन थे? तो धर्मेंद्र चतुर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं? कौन से व्यक्ति हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक नियुक्त किए हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सही जवाब है परवीन सिन्हा। आपको मैं बता दूं, हाल ही में परवीन सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। इसके पहले सीबीआई के विदेश जो निदेशक थे वो थे राकेश अस्थाना, और उसके बाद अब नए बने हैं परवीन सिन्हा। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त तक या उनके अगले आदेश तक रहेंगे। आपको मैं बता दूं, विशेष निदेशक का पद निदेशक के बाद सीबीआई में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद है। यह पद पिछले 3 सालों से खाली था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये तो विशेष निदेशक है। तो सीबीआई के निदेशक कौन है? नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आपको मैं बता दूं, अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को उसने नियुक्त किया है। आपको मैं बता दूं, व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया के निदेशक के रूप में महात्मे प्रयोगकर्ताओं के लिए भुगतान के अनुभव को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। महात्मे के पास डिजिटल वित्तीय सेवाएं और भुगतान क्षेत्र में 17 साल का अनुभव भी है। इससे पहले महात्मे सिटी बैंक, एयरटेल मनी और अमेजन में रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 4 का रहा है, हाल ही में 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया? पृथ्वी प्राइम, अग्नि प्राइम, आकाश प्राइम या नाग प्राइम? तो सही जवाब है आपका, अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम को उन्होंने नियुक्त किया है। आपको मैं बता दूं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय यानी कि डीआरडीओ के विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुरी तट पर परीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नए मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है। भारत ने मई 1989 में पहली बार मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का टेस्ट किया था। उस समय इसकी मारक क्षमता 700 से 9 किलोमीटर थी, 700 से 900 किलोमीटर थी। वहीं आपको मैं बता दूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह कब मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, 30 जून 2021 को प्रतिवर्ष क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, इस दिवस को प्रतिवर्ष 30 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के करीब 30 जून 1908 में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे तुंगुस्का प्रभाव कहा गया है। साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के आसपास घटित हुई इस घटना की याद में ही हर साल 30 जून को यह दिन मनाया जाता है, और एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उनकी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं लुसेंट के क्वेश्चन को। जैसा कि हमने बोला था कि 5 क्वेश्चन आपके करंट और आगे लुसेंट के होंगे, और ऐसे ही आपकी डेली की क्लासेस जो आपकी होती है उसमें डेली 5 करंट होते हैं और आगे के लुसेंट होते हैं। तो जिन लोगों ने पहले के 4 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इसके 4 वीडियोस जरूर देख ले। तो मैं आपको बता दूं, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? आपसे पूछ रहा है
वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो आपको मैं बता दूं गुलाम और तुगलक थे। आपको मैं बता दूं खिलजी शासक कब से कब तक रहे, तो 1290 से 1320 साल तक खिलजी शासक, यानी 30 सालों तक खिलजी शासकों का राज चला। लेकिन उससे पहले गुलाम वंश जो था उसका राज चला था 1206 से 1290, यानी कुल 84 सालों तक उसका राज चला। उसके बाद 1320 से लेके 1412 तक किसका राज चला? तो तुगलक का राज चला। तो बीच में आपका कौन है? खिलजी, इसके पहले गुलाम, उसके बाद तुगलक। सवाल नंबर 7, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। आपको मैं बता दूं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहता था। वह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक भी था। इसने यामीन उल खिलाफत नासरी उल मोमिनीन की उपाधि भी ग्रहण की थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यामीन उल खिलाफत नासरी उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था? किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो सही जवाब है अकबर ने समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं मुगल सम्राट अकबर ने 1564, आपसे पूछ सकता है कि मुगल काल में जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया और 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया फिर से प्रारंभ भी कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जजिया प्रारंभ किया तो 1679 में, और जजिया कर समाप्त कब हुआ था? तो 1564 में अकबर ने किया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर आपका 9, दीन-ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा ही। आपको मैं बता दूं दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही का परिवर्तन किया गया। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। दीन-ए इलाही का मतलब था दैवीय एकेश्वरवाद। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो हिंदी गीतों को रचना का श्रेय प्राप्त है यहाँ पे किसको? तो ये प्राप्त है आपको बाबर को, यानी कि अकबर को, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि वह रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 में, उस समय रानी एलिजाबेथ प्रथम थी और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर। सवाल नंबर 12, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोबिंद ने। आपको मैं बता दूं सिखों के ये छठे गुरु थे। ये कौन थे? तो सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद। इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला और उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। सवाल नंबर 13, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने ही स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की और खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिपन। आपको मैं बता दूं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को यह आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मर्दों का आय व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 15, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब है 1773 के विनियामक अधिनियम के द्वारा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। इस न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश और चैम्बर्स लेमेस्टर एवं हाइट को न्यायाधीश बनाया गया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ, यह किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं
यद्यपि कि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। सवाल नंबर 17 का है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी, अगर बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो इसकी स्थापना की थी आपकी आगा खान ने, ऑप्शन नंबर सी। 1906 ईस्वी में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है। इस समझौते की प्रमुख शर्तें भी थी, जिसमें पहला शर्त था कि सरकार द्वारा सभी अध्यादेश एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए, कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस की जाए और समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19, 1937 में कांग्रेस ने कितने मंत्रिमंडल बनाया था, कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में, ऑप्शन नंबर बी। वही मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला कह रहा है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 173 ख में सबसे पहले देख लेते हैं, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु क्या 30 वर्ष होनी चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए और ग्राम पंचायत के चुनाव में भी मतदान के लिए। जबकि अनुच्छेद 173 जो है ख कहता है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको 21 वर्ष लिखा है, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यह कहा गया अनुच्छेद 173 ख में, लेकिन यहाँ पे आपको 21 वर्ष दिया था, यही आपका गलत था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21, कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? नीचे आपको 4 ऑप्शन से पूछ रहा है कौन सी समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। आपको मैं बता दूं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये सभी संसद की अस्थायी समिति है, जबकि ये जो है अस्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो यह घोषणा की थी केरल के उच्च न्यायालय ने। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले वर्ष 1973 में भरत कुमार के परीक्षा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय में भी पुष्टि की थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 323 ए के अनुसार। आपको मैं बता दूं, संविधान का अनुच्छेद 323 ए अधिकरण संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सवाल नंबर 24, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो मैं आपको बता दूं, वर्ष 1977 तक। आपको मैं बता दूं, वर्ष 1951 से 52 से वर्ष 1977 तक भारत में एक ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। उसके बाद वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी बुरी तरह पराजित हो गई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुई उस समय रूसी नेता कौन थे? तो आपको मैं बता वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। आपको मैं बता दूं, अगस्त 1971 की बात है। अगस्त 1971 में रूसी नेता लियोनिड ब्रेजनेव एवं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मैं आपको बता दूं, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब की गई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की? तो 1974 में इसकी स्थापना 1974 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 वर्ष का। स्विट्जरलैंड में
में बहुल कार्यपालिका है। यहाँ संघीय परिषद के 7 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपने सभी सहयोगियों के समान शक्ति रखता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया? तो बुध यानी कि मरकरी के अध्ययन के लिए। मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रैगिंग मैसेंजर को आपको मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म, मैसेंजर का फुल फॉर्म भी आपको बताया गया है क्या है, तो मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोमेट्री एंड रैगिंग। इसको नासा द्वारा वर्ष 2004 में बुध ग्रह के रासायनिक संगठन, भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। मैसेंजर बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है, जबकि बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेस प्रोब मैरिनर 10 है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? तो यह होता है प्रछाया। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो यह है इंडोनेशिया, जो कि सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। आपको मैं बता दूं, इंडोनेशिया पश्चिम में आसिया से लेकर पूर्व में टारस जल डब्रू मध्य तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।